Hey guys, Kathy this side. I hope you all are doing well. So before starting with this video, let me tell you 10 food items which would help you detoxify your liver. The first one is garlic, then turmeric, lemon and limes, avocados, walnut, apple, green tea, beetroots, broccoli, and the last one is grapefruit. So, if you are an alcoholic, I would request you to consume any of these, whichever you like, so as to regenerate your hepatocytes or liver cells. It would basically detoxify your liver. Okay, now without wasting any time, let's directly begin with our topic सिरोसिस. सिरोसिस चालू करने से पहले एक बार हम देखते हैं लिवर की नॉर्मल एनाटमी क्या होती है. जैसे ये लिवर का स्ट्रक्चर है. लिवर बेसिकली लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लिवर का जो पैरेन्काइमा होता है, लिवर का जो मेन टिश्यू होता है, वो लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मतलब लिवर का नॉर्मल आर्किटेक्चर जो होता है वो लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, और लोब्यूल्स के अंदर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर होता है. तो लिवर का आर्किटेक्चर कंप्लीट ऑर्गन का बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिवर लोब्यूल्स जो है इनके अंदर क्या होता है. जैसे ये वाली जो जगह है ये है सेंट्रल वेन. यहाँ पे सेंट्रल वेन होती है और सारी चीज़ें यहाँ पे आके ड्रेन हो जाती है. और ये जो हमें रोज़ नज़र आ रही है सेल्स की, ये बेसिकली हिपैटोसाइट्स है या फिर लिवर सेल्स हम कह सकते हैं. और एक जगह प्रेजेंट होती है पोर्टल ट्रायड. पोर्टल ट्रायड मतलब इसमें 3 चीज़ें होती है. 3 चीज़ों से मिलकर जो बन रहा है उसे हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड. पोर्टल इसलिए नाम लगाया है हमने क्योंकि सबसे मेजर कंपोनेंट इसका क्या है, पोर्टल वेन. ठीक है, अब ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है. सबसे पहले तो बाइल डक्ट्यूल से, मतलब बाइल डक्ट जो होती है उसका माइक्रोवेस्क्यूलर स्ट्रक्चर बाइल डक्ट्यूल. और पोर्टल वेन की ब्रांच इसमें प्रेजेंट होती है, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच इसमें प्रेजेंट होती है. तो ये क्या होता है, पोर्टल ट्रायड. और अगर हम देखें तो ये वाली जो जगह है इसे हम कहते हैं साइन्यूसॉइड. साइन्यूसॉइड बेसिकली कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे पोर्टल वेन का और हिपैटिक आर्टरी का ब्लड आकर मिक्स होता है. अब पोर्टल वेन तो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके आता है, और हिपैटिक आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेके आती है. तो इस जगह दोनों ब्लड आकर मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो अब हम दूसरा और डायग्राम्स देखते हैं. जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें, सबसे पहले ये वाला देखते हैं. ये 3D स्ट्रक्चर है. इधर भी हमें पोर्टल ट्रायड देखने को मिल रहा है, बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन का साइन्यूसॉइड्स क्लियरली देखने को मिल रहा है, और किस तरीके से वो सेंट्रल वेन में ड्रेन हो रहा है. और जो हिपैटोसाइट्स के सेल्स होते हैं, मतलब हिपैटोसाइट्स होते हैं, उनके बीच में रन करती है बाइल कैनालिक्यूला. ओके, अब हम ये डायग्राम देखते हैं. इस डायग्राम में क्या है, ये साइन्यूसॉइड है. ये जो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये साइन्यूसॉइड है, और ये किस में आके ड्रेन हो रहा है, सेंट्रल वेन में. और इसके आजू बाजू क्या प्रेजेंट है, हिपैटोसाइट्स. और हिपैटोसाइट्स के बीच में रन हो रही है बाइल कैनालिक्यूला. ओके, अब ये जो साइन्यूसॉइड है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे. इन्हें हम आईटीओ सेल्स भी कहते हैं, आइटो सेल्स. ओके, और फिर इसके बाद कप्फर सेल्स साइन्यूसॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं. और साइन्यूसॉइड्स और हिपैटोसाइट्स के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है, गैप प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसे. हिपैटोसाइट सेल्स और साइन्यूसॉइड्स के बीच में प्रेजेंट होता है. और बाकी ये पोर्टल ट्रायड तो हम देख ही सकते हैं. ओके, ये है नॉर्मल लिवर प्रेजेंट होता है लोब्यूल्स के फॉर्म में, और लोब्यूल्स के अंदर इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है. ओके, अब हम चालू करते हैं सिरोसिस. सिरोसिस में क्या होता है, हिपैटोसेल्यूलर इंजरी हो जाती है. मतलब हिपैटोसेल्स जो होते हैं, लिवर के जो सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स, इनको किसी रीज़न की वजह से इंजरी हो रही है, हार्म हो रहा है. और जब उसकी एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब लिवर की डैमेज होने की एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, जहाँ पे चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती है, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, उस कंडीशन को हम सिरोसिस कहते हैं. सिरोसिस रिप्रेजेंट्स द इरिवर्सिबल एंड स्टेज ऑफ सेवरल डिफ्यूज डिजीजेस कॉजिंग हिपैटोसेल्यूलर इंजरी. कोई सी भी डिजीज़ हो सकती है, बट उसमें हिपैटोसेल्यूलर इंजरी हो रही है और उसकी एंड स्टेज है इरिवर्सिबल स्टेज. ठीक है, अब सिरोसिस होने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अब वो एंड स्टेज है तो ऑब्वियसली पहली चीज़ क्या है, इट इन्वॉल्व्स द एंटायर लिवर. अब वो एंड स्टेज है तो ऑब्वियसली पूरा लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है. इंजरी होगी जब पूरे लिवर को, तभी हम कह सकते हैं कि वो एंड स्टेज पे आ गया. ठीक है, तो सबसे पहला हुआ एंटायर लिवर डैमेज हो जाता है. सेकंड है जो नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर अभी हमने देखा था, वो इसका डैमेज हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है. थर्ड होता है जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में फाइब्रोसिस देखने को मिलता है. मतलब
क्या होता है ना, हम आगे देखेंगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिरोसिस के जिसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो लोब्यूलर स्ट्रक्चर था लिवर का पैरेन्काइमा था, उसमें हमें छोटे या बड़े कैसे भी नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, और नोड्यूल्स के बीच में बैंड्स रन कर रहे होते हैं, फाइब्रस बैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है, हमें नेक्रोसिस के एरिया भी देखने को मिलते हैं, मतलब जहाँ पे हेपाटोसेल्युलर इंजरी हुई है वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, पर बीच बीच में हमें रीजनरेटिव नोड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेल्स जो सर्वाइव कर गए थे वो रीजनरेट करते हैं हेल्दी सेल्स को, और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है। तो सिरोसिस सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े, जैसे कि सबसे पहला था ये पूरे लिवर को इन्वॉल्व करता है, सेकंड था जो लोब्यूलर आर्किटेक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, थर्ड होता है नोड्यूल्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, और वो नोड्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं फाइब्रस बैंड्स के थ्रू, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था ऑल्टरनेट एरियाज देखने को मिलता है, नेक्रोसिस भी प्रेजेंट होगा थोड़ी जगह पे, फिर थोड़ी जगह पे रीजनरेटिव नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है, किस तरीके से लिवर इंजरी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। 3 स्टेप होता है, सबसे पहले फाइब्रोजेनेसिस, सेकंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स, और थर्ड होता है वेस्क्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। फाइब्रोजेनेसिस मतलब अब हमें पता है कोई भी सेल मतलब किसी भी चीज़ की इंजरी होती है तो उसको हील करने के लिए क्या होता है, फाइब्रोजेनेसिस देखने को मिलता है, उधर कोलेजन फाइबर्स का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है हील करने के लिए। तो सबसे पहला तो हो गया हीलिंग के लिए फाइब्रोजेनेसिस, सेकंड होता है रीजनरेटिव नोड्यूल्स। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हेपाटोसाइट्स जो रह जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, और वो मल्टीप्लाई होकर रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड होता है कि वो जो हेल्दी रीजनरेटिव नोड्यूल्स है और जो फाइब्रोसाइट्स मतलब जो फाइब्रस बैंड्स हैं उनमें वेस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन होती है, नई नई वेसल्स बन जाती हैं। तो थर्ड होता है वेस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या हुआ, हेपाटोसेल्युलर नेक्रोसिस हुआ, मतलब जो लिवर के सेल्स हैं उनकी डेथ हुई, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, जो नॉर्मल लोब्यूलर हेपाटिक पैरेन्काइमा था, नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर था, वो डैमेज हो गया। फिर उसके बाद हमें फाइब्रोजेनेसिस देखने को मिलता है नेक्रोटिक लिवर सेल्स के अराउंड, ठीक है। अब फाइब्रोजेनेसिस देखने को मिल रहा है तो क्या होता है, जो कोलेजन का सिंथेसिस होता है स्पेशली टाइप 1 और टाइप 3, इसका सिंथेसिस स्पेस ऑफ डिसे में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो आइटो सेल्स मैंने बताए थे, स्टेलेट सेल्स जो कि प्रेजेंट थे साइनोसॉइड्स में, वो मॉडिफाई होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, मायोफाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स में, ठीक है। और फिर ये दोनों क्या बनाते हैं, कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। तो आइटो सेल्स का प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज हो जाता है और वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स में, ठीक है। तो इससे हमें फाइब्रोजेनेसिस देखने को मिलता है। फिर सेकंड है सेकंड होता है रीजनरेटिव नोड्यूल्स, यहाँ पे है रीजनरेटिव नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो सर्वाइविंग हेपाटोसाइट्स थे वो प्रोलिफरेट होते हैं। अब वो कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में वो प्रोलिफरेट होते हैं और क्या बना देते हैं, रीजनरेटिव नोड्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रोलिफरेट होते हैं, फाइब्रस नोड्यूल्स के बीच में, मतलब ऐसे रीजनरेटिव नोड्यूल्स देखने को मिलता है और साइड में फाइब्रस बैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो दे प्रोलिफरेट विद इन द फाइब्रस नोड्यूल्स फॉर्मिंग द रीजनरेटिव नोड्यूल्स। थर्ड होता है वैस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन, नई वेसल्स बन जाती है फाइब्रस सेप्टा में। अभी हमने देखा फाइब्रस बैंड्स होते हैं उसमें न्यू वेसल्स बन जाती है जो अल्टीमेटली कनेक्ट होती है पोर्टल ट्रायड से और फिर ड्रेन हो जाती है सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन के बाद हेपाटिक वेन में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। ये अभी हमने देखा सिरोसिस की डेफिनेशन, 4 इंपॉर्टेंट बातें, और उसके बाद पैथोजेनेसिस किस तरीके से होती है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमें छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ये लिवर के पैरेन्काइमा पे ये नोड्यूल्स हैं, ऐसा दिखता है सिरोटिक लिवर। और अगर अब हमने पोर्टल ट्रायड देखे थे ना, पोर्टल ट्रायड इस डायग्राम में इजीली देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के साइड में ये जो चीज़ें दिख रही है ब्राउन ब्राउन सी, ये पोर्टल ट्रायड है, और ये बीच में सेंट्रल वेन है, ये देखो ये पोर्टल ट्रायड है, ओके। और सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या हो जाता है, फाइब्रस सेप्टा हमें देखने को मिलता है, फिर फैटी सेल्स भी हो जाते हैं, मतलब फैट का डिपोजिशन लिवर में इंक्रीज हो जाता है, हेपाटोसाइट्स के अंदर इनफैक्ट फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, तो उसे हम फैटी सेल्स कहते हैं, और नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है, ये हम आगे पढ़ेंगे।
सिरोटिक लिवर इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो फाइब्रस सेप्टा भी देखने को मिल रहे हैं, ये जो वाइट कलर के ये फाइब्रस सेप्टा है। रीजनरेटिव नोड्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद पोर्टल ट्राइड है, फाइब्रस सेप्टम, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखा रखा है किस तरीके से वाइट कलर का ये सेप्टम दिख रहा है। फैटी सिस्ट क्या होता है? फैटी सिस्ट मतलब जैसे हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट अकमलेट हो जाता है, अब जब वो रप्चर हो जाते हैं तो वो जो फैट होता है वो बाहर निकल के आ जाता है और उसे हम फैटी सिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये नेक्रोटिक देखने को मिल रहा है, मतलब मैंने बताया था ना कि कुछ जगह हेपेटोसाइट्स डाई हो जाते हैं तो नेक्रोटिक रीजन भी होता है। और ऑल्टरनेटली क्या प्रेजेंट होता है? रीजनरेटिव नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होता है और उनके साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब बीचों बीच ये हमारे फाइब्रस सेप्टा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले तो नेक्रोटिक एरिया होता है, रीजनरेटिव नोड्यूल्स होते हैं और फाइब्रस सेप्टा भी उधर प्रेजेंट होता है। ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन सिरोसिस का। 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और एटियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपेयर कैसा हो रहा है। जो अभी मैंने नोड्यूल्स दिखाया था, अगर वो नोड्यूल्स जो हैं वो 3 मिलीमीटर से छोटे हैं साइज़ में तो उसे हम कहते हैं माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस। ऐसा हमें किस केस में देखने को मिलता है? एल्कोहलिक और न्यूट्रिशनल सिरोसिस में, ठीक है। और ये जो नोड्यूल्स होता है ना, इनकी रीग्रोथ की कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन मैक्रो नोड्यूलर सिरोसिस में नोड्यूल्स की रीजनरेशन कैपेसिटी अच्छी होती है और ये साइज़ में 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होते हैं। ओके, ये हमें किस में देखने को मिलता है? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मिक्स सिरोसिस में क्या होता है? दोनों तरीके के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, छोटे साइज़ के भी और बड़े साइज़ के भी। ये तो हुआ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजी मतलब किस कॉज की वजह से सिरोसिस हो रहा है, उस बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो सबसे पहला है एल्कोहलिक, पोस्ट नेक्रोटिक, बाइलरी। फिर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एल्कोहलिक सिरोसिस। 4th होता है सिरोसिस इन हीमोक्रोमेटोसिस, मतलब अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा आयरन अब्जॉर्ब करने लग जाती है डाइट से, तो जो आयरन होता है उसका डिपोजिशन होने लग जाता है लिवर सेल्स में, तो उसके कारण भी सिरोसिस हो सकता है। और दूसरी डिजीज़ेस जैसे कि विल्सन्स डिजीज़ में कॉपर का डिपोजिशन इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके कारण भी सिरोसिस देखने को मिल सकता है। ICC कार्डियक सिरोसिस, ICC की फुल फॉर्म शायद इंडियन चाइल्ड सिरोसिस, हाँ इंडियन चाइल्ड सिरोसिस होती है। ओके, तो ये सारे कुछ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद आता है, अब हम इस वीडियो में ना 3 सिरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहलिक सिरोसिस, एल्कोहलिक सिरोसिस को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद शॉर्ट में पढ़ेंगे पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस के बारे में और बाइलरी सिरोसिस के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाओ, तो अगर आपको रेस्ट लेना हो बीच में तो एल्कोहलिक सिरोसिस के बाद स्टॉप कर देना, फिर थोड़ा सा फ्रेश माइंड से दोबारा चालू करना पोस्ट नेक्रोटिक और बाइलरी सिरोसिस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने सिरोसिस की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने वो 4 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी और केवल क्लासिफिकेशन देखा। ओके, अब सबसे पहले एल्कोहलिक सिरोसिस में क्या होता है? अगर एल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है तो उसके कारण हमें लिवर में कुछ जो लिवर सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं, उनमें इंजरी देखने को मिलती है। अब एल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो अक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस में हमें लिवर सेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और चेंजेस जो होता है ना वो एक स्पेक्ट्रम में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले एल्कोहलिक स्टेटोसिस हमें देखने को मिलता है, जिसमें फैट डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है और उस केस में हम लिवर को क्या कहते हैं? फैटी लिवर। सेकंड होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। फिर थर्ड होता है एल्कोहलिक सिरोसिस। तो एंड स्टेज पे आता है एल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है हमारी बॉडी में। 90% एल्कोहल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो लिवर में ऑक्सीडाइज हो जाता है और 10% जो होता है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन एल्कोहल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, तो ज़रूरी होता है कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाए और हमारी बॉडी से रिमूव हो। 90% ऑक्सीडेशन होता है लिवर में, 10% होता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या होता है? इथेनॉल या फिर एल्कोहल, ये कन्वर्ट होता है एसीटेट में, और एसीटेट में ये कन्वर्ट होता है 2 एंजाइम्स के थ्रू। एक तो होता है ADH, एक होता है ALDH। तो ये क्या हो गया? 2 एंजाइमेटिक प्रोसेस हो गया,
ठीक है, सबसे पहला ADH एंजाइम, ये क्या करता है, इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। मतलब इथेनॉल तो होता ही है, बट हाँ ये जो मेटाबोलाइट है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म के बीच में बन रहा है इथेनॉल के, एसिटाल्डिहाइड, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ADH कन्वर्ट कर रहा है। ADH क्या है, ADH है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अब इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होता है उस पर या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एल्कोहल या फिर इथेनॉल में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसलिए इसका एंजाइम का नाम भी उस तरीके से ही है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है एल्कोहल से। तो सबसे पहले एंजाइम का नाम तो हुआ ADH, सेकंड का होता है ALDH, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है एसिटाल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो ये वाला तो ये एंजाइम हो गया। अब देखो 80% इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है साइटोसॉल में, मतलब जो हेपाटोसाइट्स का साइटोप्लाज्म होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। किसके थ्रू, ADH के थ्रू। लेकिन जो बचा हुआ थोड़ा सा होता है उसको या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में P450 नाम का एक ऑक्सीडेज होता है वो कन्वर्ट कर देता है, या फिर पेरोक्सिसोम्स में कैटलेज होता है, कुछ कैटलेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि H2O2 भी एक कैटलेज है। ठीक है, P450 MEOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये भी बेसिकली एक ऑक्सीडेज है। ठीक है, तो अब एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है 3 प्रोसेस से, या तो ADH कन्वर्ट कर रहा है, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में P450 कन्वर्ट कर रहा है उसको, या फिर कैटलेज के थ्रू हमें कन्वर्जन देखने को मिल सकता है इथेनॉल का एसिटाल्डिहाइड में। अब एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये कन्वर्ट होता है एसिटेट में ALDH के थ्रू, और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है। फिर एसिटेट हमारी बॉडी से, मतलब हमारी लिवर से बाहर निकलता है और बॉडी में फिर से ऑक्सीडाइज होता है, किसमें, CO2 और वाटर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल का। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ऑक्सीडेशन होता है ADH और ALDH से, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, अब वो हाइड्रोजन किससे कंबाइन होता है, अब वो हाइड्रोजन NAD से कंबाइन होता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है NAD। ठीक है, और सेम होता है इस प्रोसेस में भी, NAD से हाइड्रोजन जुड़ता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पूरा इथेनॉल का समझ आया किस तरीके से हो रहा था। इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है 3 चीज़ों से हो सकता है, ADH से, कैटलेज से, या फिर P450 से, और इस दौरान एक NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड जब एसिटेट में कन्वर्ट होता है तब भी NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में NAD का रेशियो कम हो जाता है और NADH का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना उसमें भी इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण भी हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये मेम्ब्रेन डैमेज करता है और सेल नेक्रोसिस करता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पर एक बार ध्यान रख लेते हैं दिमाग में कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और ये 2 चीज़ें करता है, एक तो हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है और उनका नेक्रोसिस कॉज करवाता है, और इस दौरान NADH/NAD रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है। NADH का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि NAD से हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रेशियो जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हमने इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एल्कोहलिक सिरोसिस कॉज करवाते हैं, या फिर एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है ड्रिंकिंग। ऑब्वियसली एल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं अगर हम, तो सिरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब एल्कोहल का कंजम्पशन कितना रहना चाहिए, 60 to 80 ग्राम्स इथेनॉल अगर हम ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर रोज़ अगर 60 to 80 ग्राम इथेनॉल का कंजम्पशन हो रहा है 10 साल लगातार, तो वो एल्कोहलिक सिरोसिस कॉज करेगा।
ठीक है। और एल्कोहलिक सिरोसिस किस स्टेजेस में होता है? सबसे पहले स्टेटोसिस होगा, फिर उसके बाद 90% से ज़्यादा केसेस में स्टेटोसिस तो हो जाएगा, 10 से 20% केसेस में हेपेटाइटिस होगा, और फिर 10 साल अगर कंटिन्यूस वही रहा कंडीशन तो वो सिरोसिस कॉज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगर मतलब कोई इंटरमिटेंट ड्रिंकिंग कर रहा है, मतलब वो अल्कोहल ले रहा है लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रहा, तो उसके लिवर को ना टाइम मिल जाता है रिकवर होने का, रीजनरेट होने का, तो उसमें इतना जल्दी सिरोसिस नहीं देखने को मिलता। ओके, सबसे पहला रिस्क फैक्टर हुआ ड्रिंकिंग, सबसे पहले हमने पीने की बात करी। अब सेकंड हम बात करते हैं खाने की। देखो, अल्कोहल कंजम्पशन से माल न्यूट्रिशन हो भी सकता है, और अगर पहले से ही माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है तो वो चांसेस इंक्रीज करा देगा सिरोसिस होने के। दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। अगर किसी के हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन। क्रोनिक एल्कोहल इंजेक्शन हो रहा है और पहले से ही बॉडी में माल न्यूट्रिशन है, तो चांसेस जो होते हैं एल्कोहलिक लिवर डिजीज होने के ये इंक्रीज हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कैलोरीज डिराइव फ्रॉम एल्कोहल डिस्प्लेस द अदर न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन एल्कोहलिक्स। जो एल्कोहलिक्स है उनमें हमें माल न्यूट्रिशन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देता है, अल्कोहल डिस्प्लेस कर देता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि प्रोटीन्स और विटामिन्स, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे? ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोटीन रिच डाइट इंक्रीज कर देंगे ताकि उसके जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो सके, ओके, मतलब रिकवर हो सके वो, ठीक है। तो माल सबसे पहला पीने से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन है तो उससे हो सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन अगर हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर सीन इन एल्कोहलिक सिरोसिस विच एडवर्स द डिजीज़। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है सिरोसिस में तो वो उस डिजीज़ को ऑब्वियसली ज़्यादा एडवर्स कर देगा। लीजन सिमिलर, और एक और होता है हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस अगर किसी को हो रहा है, मतलब ये भी एक इन्फेक्शन है, तो वो मिमिक कर सकता है एल्कोहलिक सिरोसिस से। ऐसा हो सकता है कि जो एल्कोहलिक सिरोसिस के सिम्टम्स होते हैं वो सेम देखने को मिल सकते हैं वायरल हेपेटाइटिस में भी, ठीक है। तो इन्फेक्शन में ये होता है। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन के दोनों पॉइंट एक साथ याद कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी वो कम अल्कोहल कंज्यूम करके अल्कोहलिक सिरोसिस कंडीशन में डेवलप हो सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जेंडर। फीमेल ज़्यादा प्रीडिस्पोज होती है अल्कोहलिक सिरोसिस के डेवलप होने के लिए, और वो भी कम अल्कोहल कंजम्पशन से। 20 to 40 ग्राम अगर वो ले रही हैं एक दिन में रेगुलर बेसिस पे 10 साल के लिए, तो वो डेवलप कर सकती है सिरोसिस, ठीक है। और ऐसा शायद इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि कोई इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एस्ट्रोजन के साथ, ओके, एस्ट्रोजन के साथ लिंक हो सकता है कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर्स। देखो, दो एंजाइम्स होते हैं, MUS एंड ADH, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनका पॉलीमॉर्फिज्म नेचर होता है, तो ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होंगे वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। तो अगर ये अच्छे से एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और इजीली अल्कोहल हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनका मेटाबॉलिज्म कम है तो वो जल्दी सिरोसिस डेवलप कर सकता है पेशेंट, ओके। रेट ऑफ इथेनॉल मेटाबॉलिज्म इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल्टर्ड रेट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इथेनॉल due to genetic polymorphism for two enzymes MUS and ADH, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स में हमने सबसे पहले दो बातें पढ़ी थी कि पीने से भी हो सकता है, और अगर हम मतलब ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो कितने ग्राम से और कितने सालों में होगा, ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन, मतलब पीने के बाद खाने से किस तरीके से हो सकता है। अगर खाने की कमी है, माल न्यूट्रिशन है बॉडी में, तो वो प्रीडिस्पोज कर सकता है उसे। फिर हमने पढ़ा था इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन है ऑलरेडी तो वो उस कंडीशन को और ज़्यादा एडवर्स कर देगा।
और वायरल हेपेटाइटिस से मिमिक भी कर सकता है सिरोसिस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हेपेटाइटिस बी या फिर सी का इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कम अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी सिरोसिस डेवलप होने के चांसेस है। और लास्ट हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे, जेंडर एंड जेनेटिक फैक्टर्स। फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती है जल्दी, और जेनेटिक फैक्टर्स किस तरीके से 2 एंजाइम्स हमारी बॉडी में एक्सप्रेस करते हैं उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रिस्क फैक्टर्स। इसके बाद आता है पैथोजेनेसिस, कि मतलब अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। सबसे पहला होता है कि डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल। सबसे पहले हम देखेंगे कि इथेनॉल हमारी बॉडी में डायरेक्ट इफेक्ट कैसे करता है। इथेनॉल अगर हम 8 to 10 डेज रेगुलरली ले रहे हैं तो वो लिवर में फैटी चेंज प्रोड्यूस करता है, फैट्स का डिपोजिशन इंक्रीज कर देता है। और इथेनॉल टॉक्सिक होता है 3 चीज़ों के लिए, 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका नाम चालू होता है एम से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेम्ब्रेन ऑफ हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो इथेनॉल डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है लिवर में, क्योंकि वो फैटी चेंज प्रोड्यूस करवा देगा, और माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ इथेनॉल मेटाबोलाइट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि सबसे मेन उसमें से क्या था, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये क्या करता है, ये 2 अडक्ट्स बना देता है, एक तो प्रोटीन एल्डिहाइड अडक्ट्स और एक MAA अडक्ट। तो जो प्रोटीन एल्डिहाइड अडक्ट होता है ये साइटोस्केलेटल को डैमेज करता है, मेम्ब्रेन को तो डैमेज करता ही है, साइटोस्केलेटल को भी डैमेज करता है, प्लस हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस करता है। हमने एसिटाल्डिहाइड के लिए पहले पढ़ा था कि वो मेम्ब्रेन डैमेज करता है और नेक्रोसिस करता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ेंगे कि ये साइटोस्केलेटल डैमेज भी कॉज करवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद MAA अडक्ट्स जो होते हैं ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर देते हैं, लिवर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। ठीक है, ये तो हमने 2 बातें पढ़ी कि कैसे इथेनॉल अफेक्ट करता है लिवर को और कैसे इथेनॉल के मेटाबोलाइट्स अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 2 चीज़ें जिनके फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये बेसिकली इथेनॉल मेटाबॉलिज्म में एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस था। ठीक है, हमने एसिटाल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, लेकिन दूसरे जो ऑक्सीडेज प्रेजेंट थे जैसे कि P450 वो हमारे लिवर पे क्या चेंज प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हेडिंग में। Ethanol oxidation by P450 generates free radicals which cause oxidative damage to membranes and proteins. प्रोटीन्स का डैमेज कर देता है, और मेम्ब्रेन का तो मतलब डैमेज करने का हर किसी ने ठेका ले रखा है। जो हेपेटोसाइट की मेम्ब्रेन है उसको तो हर कोई डैमेज कर रहा है। तो जो P450 होती है ये कुछ फ्री रेडिकल्स बनाती है ऑक्सीडेशन के वक्त, जिसके कारण मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है और प्रोटीन्स भी डैमेज होता है। प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं उसके कारण ही हमें अल्कोहलिक सिरोसिस के बाद माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई 3 बातें। फिर उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड इन्फ्लामेशन। दोनों हम कैसे याद कर सकते हैं, दोनों आई से चालू हो रहे हैं। ठीक है, अब इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या आता है, क्रोनिक एल्कोहलिक डिजीज़, मतलब एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्पेयर हो जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, अल्कोहल रिलेटेड लिवर सेल इंजरी कंटिन्यूज अनअबेटेड डिस्पाइट सेसेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। मतलब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम अगर अल्कोहल का कंजम्पशन भी रोक देंगे ना तब भी मतलब इंजरी होती रहेगी, इंजरी रुकेगी नहीं, कंटिन्यू होगी। अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन रोक भी देते हैं तो भी, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं सबसे पहले तो, और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इम्पेयर हो जाती है उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कैसे देखने को मिलता है, अब इथेनॉल का इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन क्रोनिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण हेपेटोसाइट्स पे तो इंजरी हो ही रही है, प्लस इंटेस्टाइनल सेल्स पे भी इंजरी हो जाती है। जब इंटेस्टाइनल सेल इंजरी होती है तो वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। एंडोटॉक्सिन्स कुछ दूसरे मीडिएटर्स रिलीज़ करवाते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, TNF अल्फा, TGF बीटा। ठीक है, और फिर ये अल्टीमेटली क्या करवा देता है, हेपेटोसाइट्स का एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हेपेटोसाइट्स को मरवा देते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं अल्कोहल डैमेज लिवर में। तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस देखने को मिलता है और नेक्रोसिस देखने को मिलता है हेपाटोसाइट्स का। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइनल सेल्स की जब इंजरी होती है वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और एंडोटॉक्सिन्स साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स TNF अल्फा TGF बीटा को स्टिमुलेट कर देता है और इनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, जिनके कारण हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में हमने 5 बातें पढ़ ली। सबसे पहले इथेनॉल डायरेक्टली कैसे हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, फिर उसके बाद इथेनॉल के मेटाबोलाइट्स जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारे लिवर को कैसे इफेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे P450 किस तरीके से इफेक्ट करेगा। और फिर लास्ट 2 हमने पढ़ी थी जो चालू होती है आई से, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म और इन्फ्लेमेशन किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद आता है फाइब्रोजेनेसिस। फाइब्रोजेनेसिस में क्या होता है, अब हमने पढ़ा था स्टेलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं साइनोसॉइड्स में। स्टेलेट सेल्स जो होते हैं इनका प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आइटोसेल्स में। इन्हीं को हम आइटोसेल्स कहते हैं। और ये एक्टिवेट हो जाते हैं ना जब स्टेलेट सेल्स या फिर आइटोसेल्स, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स में, जो कोलेजन का सिंथेसिस इंक्रीज कर देते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट चेंज हमें क्या देखने को मिलता है, रिडॉक्स रेशियो इंक्रीज हो रहा था, हमने देखा था। तो इसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है और दूसरे मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि फैटी लिवर, कोलेजन फॉर्मेशन, अकरेंस ऑफ गाउट, ये सारे भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जब रिडॉक्स रेशियो इंक्रीज हो जाता है उसके बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है देखो अब इसको हम नेक्स्ट 5 पैथोजेनेटिक चेंजेस को हम कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फाइब्रोजेनेसिस पढ़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 2 चीज़ें होती है वो आर से होती है। सबसे पहले रिडॉक्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है और नेक्स्ट क्या होता है, लिवर सेल में वाटर और प्रोटीन का रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिवर में नए नए प्रोटीन्स बन रहे हैं ना, अल्कोहल उन्हें इनहिबिट कर देता है उनका सिक्रीशन लिवर से। अब लिवर में नए प्रोटीन्स बन तो रहे हैं लेकिन अल्कोहल उनका सिक्रीशन नहीं होने दे रहा, तो हेपाटोसाइट्स में प्रोटीन का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन के साथ साथ वाटर भी उधर रिटेंशन करने लग जाता है। ठीक है, तो लिवर में वाटर का और प्रोटीन का दोनों का जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर अल्टीमेटली हेपाटोसाइट स्वेल भी हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, हेपाटोमेगाली। हेपाटोमेगाली मतलब लिवर का साइज में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है। फाइन, फिर उसके बाद आता है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिक कंडीशन देखने को मिलती है लिवर में, जिसके कारण हेपाटोसेल्यूलर नेक्रोसिस भी हो जाता है। क्रोनिक अल्कोहल इंजेक्शन के कारण लिवर की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर वो सप्लाई नहीं हो पाता तो हाइपॉक्सिक कंडीशंस देखने को मिलती है। और हाइपॉक्सिक कंडीशन होगी तो उनके जो सेल है वो डेड होने लगेंगे, हेपाटोसेल्यूलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा सेंट्री लोब्यूलर जोन में, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई से सबसे ज़्यादा दूर होता है। अब ब्लड सप्लाई से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो और कम ऑक्सीजन आएगी, तो सबसे ज़्यादा हमें नेक्रोसिस इधर देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि ये जोन कौन सा होता है। देखो, जैसे ये लोब्यूल है ना, और ये प्रेजेंट है पोर्टल ट्रायड। ठीक है, तो इधर क्या प्रेजेंट है, पोर्टल वेन भी प्रेजेंट है और हेपाटिक आर्टरी भी प्रेजेंट है। तो ये पहला हुआ जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो जोन 3 होता है ना, इसे हम कहते हैं सेंट्री लोब्यूलर एरिया, ये एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। जोन 2 को हम कहते हैं मिड जोनल एरिया और जोन 1 को पेरीपोर्टल एरिया। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा कम इधर आएगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इधर हमें नेक्रोसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ हाइपॉक्सिक चेंज। फिर उसके बाद इंक्रीज इन लिवर फैट। लिवर में फैट का डिपोजिशन जो होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एल्कोहलिज्म जब क्रोनिक लेवल पे हो जाती है ना, तो मतलब ऐसा होता है कि लिवर के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फ़ैट की, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे फिर वो एडिपोज टिश्यू से आए, डाइट से आए, या फिर लिपिड का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है लिवर के थ्रू। ठीक है, लिपिड का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। तो इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से लिवर के पास फैट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो अकमलेशन भी ज़्यादा होगा, तो लिवर का जो फैट कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े अभी, पैथोजेनेटिक्स चेंजेस क्रोनिक वो सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस के केस में। सबसे पहला था कि इथेनॉल डायरेक्टली किस तरीके से चेंज प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद इथेनॉल मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे कि P450 जो होता है ये क्या चेंज प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, इन्फ्लेमेशन, देन फाइब्रोजेनेसिस। फिर उसके बाद हमने 2R से चीज़ें पढ़ी थी, रिडॉक्स रेशियो इंक्रीज हो जाता है, रिटेंशन ऑफ लिवर सेल, वाटर एंड प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाता है, हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण नेक्रोसिस इंक्रीज हो जाता है और लिवर फैट कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पैथोजेनेटिक चेंजेस हमने पढ़ लिए, रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, इथेनॉल मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया अल्कोहलिक सिरोसिस के केस में। अब नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम तीनों के अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं अल्कोहलिक स्टेटोसिस के केस में, जिसे हम फैटी लिवर भी कह रहे थे। इसमें जो लिवर होता है ये एनलार्ज हो जाता है, येलो ग्रीजी एकदम स्मूथ फिनिशिंग का हमें देखने को मिलता है, फर्म होता है विद अ स्मूथ कैप्सूल। ओके, और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हेपेटोसाइट्स में फैट अकमुलेट हो जाता है और जब वो फैट जब वो हेपेटोसाइट रप्चर हो जाता है तो वो जो फैट होता है वो बाहर निकल के आ जाता है और क्या फॉर्म करता है, फैट सिस्ट। ठीक है, अभी जो फैट अकमुलेट हो रहा है इसकी क्वांटिटी पे हमने 2 बेसिस पे की है। स्टार्टिंग की स्टेजेस में तो क्या होता है, माइक्रोवेसिक्यूलर फैट ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग की कंडीशन में। लेकिन जैसे जैसे फैट का कंटेंट इंक्रीज होता जाता है तो ज़्यादा बड़े ड्रॉपलेट्स अकमुलेट होंगे हेपेटोसाइट्स में फैट के। तो बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्रोवेसिक्यूलर लार्ज फैट ड्रॉपलेट डिस्प्लेसिंग द न्यूक्लियस टू पेरिफेरी। मतलब इतना ज़्यादा फैट अकमुलेट हो जाता है कि वो न्यूक्लियस को तो एकदम पेरिफेरी पे भेज देते हैं। ठीक है, हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये तो हेल्दी लिवर है, फैटी लिवर इस तरीके से दिखता है और फिर उसके बाद फैटी लिवर के बाद आती है हेपेटाइटिस वाली स्टेज और लास्ट आती है सिरोसिस। तो सिरोसिस तक लिवर बहुत अजीब सा हो जाता है। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ये है कि किस तरीके से फैट का डिपोजिशन हो जाता है हेपेटोसाइट्स में, ये बीच बीच में फैट सेल्स हमें देखने को मिलता है। हेल्दी लिवर, फैटी लिवर, फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड देन कैंसरस अगर है तो वो इस तरीके से अपीयर होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी स्टेटोसिस की कंडीशन में। ठीक है, फैट सिस्ट मैंने बताया था कि अगर फैट बाहर आ जाता है रप्चर होने के बाद हेपेटोसाइट के। माइक्रोवेसाइकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मैक्रोवेसाइकल्स। देखो अब माइक्रोवेसाइकल्स में तो क्या है, छोटा स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है ना वो अकमुलेट हो रही है फैट की, लेकिन मैक्रोवेसाइकल्स में बहुत ज़्यादा फैट अकमुलेट हो रहा है और ये न्यूक्लियस को देखो कैसे पेरीफेरी पे भेज दे रहा है, एकदम साइड में हो जाता है। और पोर्टल ट्राइड भी हमें देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये हमने किसके चेंजेस पढ़े, अल्कोहलिक स्टेटोसिस के केस के। फिर नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में हिस्टोलॉजिकली मतलब माइक्रोस्कोपिक क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हेपेटोसेल्यूलर नेक्रोसिस सबसे पहला होता है। हेपेटोसेल्यूलर नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली सिंगल एंड स्मॉल क्लस्टर ऑफ हेपेटोसाइट्स अंडरगो बलूनिंग, डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस। इसका मतलब ये है कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ना वो बलून जैसे हो जाते हैं स्टार्टिंग में, या तो एक हेपेटोसाइट या फिर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ हेपेटोसाइट्स साइज में इंक्रीज होते हैं, बलून जैसी शेप बना लेते हैं और अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने के बाद उनका नेक्रोसिस हो जाता है और नेक्रोसिस सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में देखने को मिलता है, सेंट्री लोब्यूलर एरिया, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ठीक है, सेकंड हमें चेंजेस देखने को मिलता है मैलरी बॉडीज और एल्कोहलिक हाइलिन। दीज आर इजनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट्स ऑफ pre-keratin seen in perinuclear location within swollen and ballooned hepatocytes। ये बोल रहा है मैलरी बॉडीज जो होती है ये इजनोफिलिक होती है, मतलब प्री कैरेटिन पता है क्या होता है, जब साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था कि अभी पैथोजेनेसिस में सिरोसिस के केस में साइटोस्केलेटन डैमेज हो जाता है। साइटोस्केलेटन डैमेज हो जाता है तो उसके कारण प्री कैरेटिन का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। अब प्री कैरेटिन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और उसके जो एग्रीगेट्स होते हैं ना वो ईजनोफिल के साथ मिलके मैलरी बॉडीज़ बना देते हैं और ये हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। और जिस हेपेटोसाइट में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वेलन या फिर बलून्ड हेपेटोसाइट्स होते हैं। ओके,
तो हमने 2 चेंजेस देखे। सबसे पहले तो जो हेपाटोसाइट्स है वो बलून शेप के हो जाते हैं उनका, उसके बाद डिजनरेशन हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाता है। और वो जो बलूनिंग हो रही है वो या तो एक सेल की हो सकती है या फिर कुछ गुच्छे में हो सकती है। मैलरी बॉडीज़ हमें देखने को मिल रही है जो प्री कैरेटिन और ईजनोफिल के एग्रीगेट से मिली है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। थर्ड क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं हेपाटोसेल्युलर नेक्रोसिस की साइड पे वो इंक्रीज हो जाते हैं। फाइब्रोसिस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, पेरीसेल्युलर एंड पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग वेब लाइक अपीयरेंस। जो सेल्स हैं उनके साइड में भी फाइब्रोसिस हो जाता है और जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं उधर भी हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। और ऐसा वेब लाइक अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं दूर से तो हमें वेब लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फैटी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। अब मैलरी हाइलिन जो मैलरी बॉडीज़ थी वो ये है, देखो इसमें जो ईजनोफिलिक और प्री कैरेटिन मटेरियल है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। और ये जो सेल्स है ना इनका साइज़ भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ये कौन से बलून सेल्स हैं, ठीक है। और ये बलूनिंग डीजनरेशन हम देखें तो ये वाले जो सेल्स है ये क्लस्टर्स में हो रहा है, ठीक है। ये वाले जो सेल्स है ये सारे क्लस्टर्स में हो रहे हैं, ये सारे साइज़ में इंक्रीज़ हो रहे हैं और एक गुच्छे में साइज़ में इंक्रीज़ हो रहे हैं और फिर उसके बाद इनका डीजनरेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। 2 चेंजेस हमने देखे, सबसे पहले हमने अल्कोहलिक स्टेटोसिस के देखे, फिर उसके बाद हमने अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के देखे। स्टेटोसिस में तो मेनली यही था कि माइक्रोवेस्क्यूलर और मैक्रोवेसिक्यूलर हमें फैट डिपोजिशन देखने को मिल रहा था, फिर फैट सिस्ट थे उसमें अगर फैट बाहर आ जाता है तो। लेकिन हमने हेपेटाइटिस के केस में क्या देखा, बलूनिंग देखी, बलूनिंग के बाद डीजनरेशन देखा और इन्फ्लामेटरी सेल्स हमने देखे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, और हमने बॉडीज़ देखी, मैलरी बॉडीज़ देखी, ठीक है। और ग्रॉस स्टडी में हमने स्टेटोसिस के केस में पढ़ा था कि वो येलो कलर के हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सिरोसिस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लिवर का सरफेस होता है वो नोड्यूल से भर जाता है और हॉबनेल जैसा दिखने लग जाता है, तो इसलिए हम उसे हॉबनेल सिरोसिस भी कहते हैं। अब हॉबनेल क्या होता है, बेसिकली मतलब एक हॉबनेल शूज़ थे पहले, पुराने ज़माने के शूज़ में ना ऐसे इस तरीके से नेल इंसर्टेड होती थी और नेल का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये काफ़ी ब्रॉड होता है। नेल तो छोटी होती है लेकिन हॉबनेल क्या होता है, बेसिकली पिन बोर्ड पे हम जो पिन लगाते हैं उसे भी हम हॉबनेल कहते हैं क्योंकि वो ऊपर से ब्रॉड होती है और नीचे से एकदम पिन होती है ना। तो इस तरीके का अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। ये एक हॉबनेल शू है जो कि बहुत ओल्ड फैशन का है और स्टार्टिंग में जो इसका सोल होता है ना, स्टार्टिंग में मतलब बहुत पहले देखने को मिलता था। और ये शूज़ जो है इसके सोल से रिजेम्बलेंस होती है लिवर की, तो हमने इसलिए इसका नाम दिया है हॉबनेल सिरोसिस। In this, liver surface is studded with diffuse nodules with little variation in size. अब जैसे देखो ये सारे सेम है साइज में, और एल्कोहलिक सिरोसिस में भी हमें जो सारे नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं ना वो सेम होते हैं साइज में, लेकिन पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में जो नोड्यूल्स होते हैं उनके साइज़ में वेरिएशन होता है, लेकिन इसमें क्योंकि साइज़ सेम होता है इसलिए हम इसे हॉबनेल लिवर कहते हैं, ठीक है। अब अक्यूट स्टेज में हमें लिवर कैसा देखने को मिलेगा और क्रोनिक स्टेज में कैसा देखने को मिलेगा। अक्यूट स्टेज में तो जो लिवर होगा ये लार्ज होगा, एकदम फैटी होगा, वेट भी इसका 2 kg से ज़्यादा होगा और माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन क्रोनिक स्टेज तक आते आते ना वो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जैसा देखने को मिलता है, मतलब उसके जैसा रिजेंबल करने को मिलता है। वो लिवर जो है साइज़ में छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, नॉन फैटी हो जाता है, वेट उसका 1 kg से भी कम हो जाता है, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये चेंजेस देखने को मिलते हैं नेकेड आइज से, ग्रॉसली हम अगर ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नोड्यूल्स ऑफ द लिवर आर टॉनी येलो। जो नोड्यूल्स होते हैं वो भी येलो कलर के ही होते हैं लिवर के पैरेन्काइमा के साथ साथ, और टॉनी येलो कलर के होते हैं ड्यू टू फैट कंटेंट, है ना। अब ग्रीक में हम टॉनी को बोलते हैं किरोस, और किरोस से बेसिकली सिरोसिस डिराइव हुआ है, तो इसीलिए
क्योंकि वो टॉनी कलर के देखने को मिलते थे हमें, टॉनी येलोइश अपीयरेंस थी उनकी, इसीलिए हमने उनका नाम सिरोसिस रख दिया। और क्योंकि वो अल्कोहल से होते तो हमने अल्कोहलिक सिरोसिस रख दिया था। ठीक है, ग्रॉस फीचर्स में हमने क्या क्या देखी, केवल 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हॉबनेल सिरोसिस, सेकंड सिरोसिस हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि वो टॉनी येलो अपीयरेंस के थे, और हॉबनेल मतलब नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं जो साइज में सब एकदम सेम होते हैं। और अक्यूट स्टेज में क्या चेंजेस होता है, जो लिवर होता है स्टार्टिंग में बहुत बड़ा होता है, फैट होता है, वेट भी उसका 2 kg से ज़्यादा होता है, और माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस देखने को मिलता है। लेकिन क्रोनिक स्टेज तक आते आते सब उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हम देखते हैं। सबसे पहले नोड्यूलर पैटर्न, नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर इज एफेज्ड, मतलब जो नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर होता है वो उसका ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद सेंट्रल वेन्स भी इसमें मतलब हार्ड टू फाइंड होती है, मतलब देख नहीं पाती सेंट्रल वेन्स जो होती है माइक्रोस्कोप के अंडर भी, क्योंकि इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर उसका ख़राब हो जाता है। और नोड्यूल फॉर्मेशन तो हमें देखने को मिलते ही हैं। पोस्ट नेक्रोटिक केस में हमें सेंट्रल वेन्स हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट चेंज क्या है, फाइब्रस सेप्टा। फाइब्रस सेप्टा बेसिकली डिवाइड कर देता है नोड्यूल्स को। नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, उनके बीच में ना फाइब्रोसिस होता है, तो वो फाइब्रस सेप्टा जो होता है नोड्यूल्स को डिवाइड करता है इक्वल नोड्यूल्स में। ठीक है, इट डिवाइड्स द हेपेटिक पैरेन्काइमा इनटू द नोड्यूल्स विच आर इनिशियली डेलिकेट, बट as fibrous scarring increases it becomes dense and more confluent। मतलब स्टार्टिंग में तो जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं वो डेलिकेट्स होते हैं, लेकिन आते आते वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ होने लग जाते हैं और मर्ज होने लग जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हेपेटिक पैरेन्काइमा। इसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट सारे आपको पता ही हैं क्योंकि अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। Hepatocytes in the island of surviving parenchyma undergo slow proliferation forming regenerative nodules। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो हमने पढ़ा था कि मतलब ऐसा है कि पूरा जो लिवर है, लिवर का पैरेन्काइमा डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी से ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे अभी भी हेल्दी हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, है ना। वो जो हेल्दी हेपेटोसाइट्स के आइलैंड है वही प्रोलिफरेट होकर रीजनरेटिव नोड्यूल्स बना रही है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हेपेटिक पैरेन्काइमा विद द नोड्यूल शो एक्सटेंसिव फैटी चेंज अर्ली इन द डिजीज। पैरेन्काइमा में फैट का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, फैटी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट एज द फाइब्रस सेप्टा बिकम मोर थिक अमाउंट ऑफ फैट इन द हेपेटोसाइट्स रिड्यूस। जैसे जैसे फाइब्रोजेनेसिस होने लग जाता है, जैसे जैसे कोलेजन फाइबर्स का डिपोजिशन होने लग जाता है, वैसे वैसे फैट का अमाउंट कम होने लग जाता है ना। जैसे फाइब्रस सेप्टा थिक होती जाती है, जैसे फिर वैसे वैसे फैट का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। लास्ट माइक्रोस्कोपिक चेंज क्या है, नेक्रोसिस, इन्फिल्ट्रेशन और बाइलडक्ट प्रोलिफरेशन। नेक्रोसिस तो देखने को मिल ही रहा है, वी ऑल नो। फिर उसके बाद इन्फ्लामेटरी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स अकमलेट होते हैं बट पोस्ट नेक्रोटिक से कम होते हैं। मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होता है, मतलब उस जगह मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो अमाउंट में इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन पोस्ट नेक्रोटिक से कम होते हैं। ओके, और बाइलडक्ट का भी प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है पर कुछ हद तक ही देखने को मिलता है। ओके, तो हमने सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस की सबसे पहले ग्रॉस स्टडी पढ़ी, वो सिंपल सी थी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हमने ये सारे चेंजेस देखे। अब एक बार इसको डायग्राम में देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, फाइब्रस सेप्टा। ये मैंने बताया था कि फाइब्रस सेप्टा स्टार्टिंग में तो डेलिकेट होता है लेकिन बाद में ना ये अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। देखो ये कितने थिक बैंड्स हैं और ये एक दूसरे से ना मर्ज होने लग जाते हैं। इस तरीके से ये सारे फाइब्रस सेप्टा ही प्रेजेंट है और इसमें ये जो नोड्यूल्स हैं ये साइज़ में इक्वल है, यूनिफॉर्म साइज नोड्यूल्स। ओके, फिर उसके बाद डक्ट्यूलर प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिलता है, बाइलडक्ट का प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है लेकिन सम एक्सटेंट तक। फैटी चेंजेस देखने को मिलता है, वो तो हमें दोनों स्टेज में देखने को मिलता है, स्टेटोसिस में भी और हेपेटाइटिस में भी और सिरोसिस में भी देखने को मिल रहा है, तीनों स्टेजेस में मतलब। ओके, तो ये हुआ। फिर इसके बाद लिवर जो सिरोसिस वाला है वो किस तरीके से देखेगा वो भी हम देख लेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या होता है, ट्रांसअमाइनेज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन एसजीओटी का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।
बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड में उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब क्यों? क्योंकि पोर्टल वेन्स जो होती हैं, पोर्टल वेन्स में बेसिकली बैक फ्लो देखने को मिलता है। ऐसा होता है कि पोर्टल वेन का जो ब्लड होता है ये बैक फ्लो होता है क्योंकि हमारे लिवर को जो ब्लड सप्लाई करती है वेसल्स, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो पोर्टल वेन्स में भी ब्लड जो है वो बैक फ्लो होने लग जाता है। अब उसमें बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि जो लिवर है, लिवर की ब्लड सप्लाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। मतलब ये सारे चेंजेस के कारण ही वो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जिसके कारण ब्लड बैक फ्लो होता है पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो बिलीरुबिन्स आते हैं हमारे लिवर में, वो बिलीरुबिन्स आएंगे ही नहीं और ज़्यादा लेवल उनका ब्लड में ही रह जाएगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। तो बिलीरुबिन का हमारी बॉडी वाले ब्लड में, मतलब हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन में अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, फिर इसके बाद आते हैं अनेमिक कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। हाइपोप्रोटीनेमिया विद रिवर्सल ऑफ एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। नॉर्मली ग्लोबुलिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रोनिक एल्कोहलिक अब्यूज़ में हमें प्रोटीन का रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसलिए हाइपोप्रोटीनेमिया भी हो जाता है और ये जो रेशियो है ये भी एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ डायग्नोसिस। फिर उसके बाद ये डायग्राम है कि किस तरीके से हमें यूनिफॉर्म नोड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये तो डायग्राम है माइक्रो नोड्यूल्स का, इसमें हमें नोड्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। और इधर हम ये भी देख सकते हैं, ये जो बने हुए हैं ये बेसिकली लोब्यूल्स हैं, लेकिन हम इजीली लोब्यूल्स को देख भी नहीं पाते, ना ही जो वेन्स होती है सेंट्रल वेन्स उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स एल्कोहलिक सिरोसिस के क्या क्या देखने को मिलते हैं? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को खाने की इच्छा नहीं करेगी। ठीक है, अब खाने की इच्छा नहीं करेगी तो वो वेट तो लॉस होगा ही उसका। मसल वास्टिंग हमें देखने को मिलती है, जो मसल्स होती हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, वो अपने वॉल्यूम में डिक्रीज़ करने लग जाती है। अब मसल वास्टिंग होगी तो इंसान में ताकत नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो वो कैसा फील करेगा? फटीग फील करेगा, थका थका फील करेगा। और जॉन्डिस भी हमें देखने को मिल सकता है इस केस में, क्योंकि जो पूरा लिवर का फंक्शन ही डिसबैलेंस हो रहा है, बिलीरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसके कारण हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले एनोरेक्सिया के कारण वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद मसल वास्टिंग हो रही है और पूरी बॉडी में जनरल फटीगनेस देखने को मिलेगी, फिर जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हमें नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं लिवर पे, जो कि छोटे भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं और साइज़ में बड़े भी हो सकते हैं। साइंस ऑफ लिवर फेलियर। लिवर फेलियर तो होता ही है, मतलब एक लेवल आने के बाद पूरा लिवर काम करना बंद कर देगा, और जो लिवर फेलियर के साइंस और सिम्टम्स होते हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। पैराटॉइड एंड लेक्राइमल ग्लैंड इनलार्जमेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन या फिर ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इनके कारण हमारी बॉडी में बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण कुछ न्यूरोपैथीज़ देखने को मिलती है, मतलब नर्व इंजरी या फिर कह सकते हैं न्यूरॉन्स, बेसिकली न्यूरॉन्स में हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ऐसे न्यूरॉन्स जो इन ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं उनमें हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो वो पैरोटिड और लेक्राइमल ग्लैंड को प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर पाएंगे और इन सेल का इनलार्जमेंट हो जाता है इस कारण। देयर मे बी माइल्ड टू मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली भी इसी रीज़न की वजह से होगी कि बैक फ्लो हमें देखने को मिलता है पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन हो जाता है तो ब्लड जो एंटर करता है स्प्लीन में वो भी ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम जब स्प्लीन में इंक्रीज़ हो जाएगा तो स्प्लीन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेटर साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हिपैटिक कोमा। हिपैटिक कंडीशन के कारण कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। ठीक है,
तो ये कंप्लीट करता है पूरा एल्कोहलिक सिरोसिस, जिसमें स्टार्टिंग में हमने इथेनॉल मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। इथेनॉल मेटाबॉलिज्म के बाद हमने उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे थे, टोटल 6 रिस्क फैक्टर्स देखे थे। फिर पैथोजेनेसिस देखे थे, जिसमें हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़े, अलग अलग पढ़े, एल्कोहलिक स्टेटोसिस के, हेपेटाइटिस के, और लास्ट में हमने सिरोसिस के पढ़े। उसके बाद हमने डायग्नोसिस की भी कुछ बातें देखी और क्लिनिकल फीचर्स। फाइन, ये काफ़ी बड़ा था, बट पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस और बिलियरी सिरोसिस को काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्रोटिक सिरोसिस, इसे हम पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस को हम हेपेटाइटिक सिरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जनरली वायरल हेपेटाइटिस के बाद ही हमें देखने को मिलता है, ओके। और ये मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस होता है। मैंने अभी बताया था एल्कोहलिक सिरोसिस पढ़ते वक्त भी कि एल्कोहलिक वाला तो माइक्रो होता है, पर इसमें जो हमें नोड्यूल्स का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम जब क्लासिफिकेशन पढ़े थे तब भी हमने देखा था, ठीक है। तो मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, और इसमें जो लिवर होता है ये लार्ज हो जाता है, लार्ज होता है। इरेगुलर नोड्यूल्स, सॉरी लिवर तो श्रिंक होता है, बट हाँ नोड्यूल्स लार्ज होते हैं, इरेगुलर नोड्यूल्स होते हैं विथ ब्रॉड बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनके बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन हाँ जो नोड्यूल्स होता है ना वो इरेगुलर होता है साइज़ में वो वेरी करते हैं। जैसे हम एल्कोहलिक की बात करें तो सब सेम थे साइज़ में, लेकिन इसमें सेम नहीं होते साइज़ में, ठीक है। तो दो बातें तो ये हो गई कि इसे हम हेपेटिक सिरोसिस भी कह सकते हैं और ये मैक्रोनोड्यूलर होता है, ठीक है। उसके बाद आती है एटियोलॉजी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी या फिर सी वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण ये डेवलप हो सकता है। सेकेंड होता है ड्रग या फिर केमिकल हेपेटोटॉक्सिन्स होते हैं कुछ, जैसे कि फॉस्फोरस या फिर मशरूम। इनके कारण भी अगर हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो रही है तो भी हम पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस डेवलप कर सकते हैं। थर्ड इडियोपैथिक, मतलब जिसका कॉज नहीं पता। फोर्थ होता है दूसरे इन्फेक्शन, जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया या फिर विल्सन्स डिजीज़ हो गया, उसमें भी हमें पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस देखने को मिल सकता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? ग्रॉस स्टडी में तो लिवर हमें स्मॉल श्रंकन देखने को मिलेगा, वेट उसका 1 kg से कम होगा, शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट तो होगी क्योंकि नोड्यूल्स भी हैं और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं उसमें। हमें स्कार्स भी देखने को मिलता है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, कोर्स स्कार्स भी नज़र आते हैं लिवर पे। मैक्रोनोड्यूलर होता है, नोड्यूल्स का साइज़ 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखें तो नोड्यूल पैटर्न में क्या होता है? नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर लॉस, ये दोनों में होता है। ये एल्कोहलिक में भी होता है और पोस्ट नेक्रोटिक में भी होता है। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं लार्ज नोड्यूल से, ठीक है। मैक्रोनोड्यूलर होता है क्योंकि एन अनइन्वॉल्व्ड सेंट्रल वेन्स कैन बी सीन इन सम पार्ट। हमने देखा था सेंट्रल वेन्स हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी एल्कोहलिक के केस में, लेकिन इस केस में जो सेंट्रल वेन्स इन्वॉल्व नहीं हुई है हम उनको देख सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद फाइब्रस सेप्टा, इसमें फाइब्रस सेप्टा बहुत ज़्यादा थिक होता है और डिवाइड कर देता है नोड्यूल्स को डिफरेंट साइजेस में। उसमें वो नोड्यूल्स को डिवाइड कर रहा था इक्वल साइजेस में, लेकिन इसमें वेरिएबल साइजेस में डिवाइड करता है। हेपेटिक पेरेन्काइमा कैसा होता है? हेपेटोसाइट्स जो होता है वो साइज में बहुत वेरी करते हैं। फैटी चेंज मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। हमें एल्कोहलिक सिरोसिस में सारी स्टेजेस में फैटी चेंज देखने को मिल रहा था, पर इसमें फैटी चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है फाइब्रस सेप्टा कंटेन प्रोमिनेंट मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेट। मतलब पहले एल्कोहलिक के केस में तो हमने मोनोन्यूक्लियर्स का अमाउंट होता है बट इंक्रीज होता है, बट इतना भी नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। और इसमें जो बाइल डक्ट का प्रोलिफरेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? जैसे कि स्प्लीनोमेगाली, हाइपर स्प्लीनिज्म, स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, वैसे ही सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं हाइपर स्प्लीनिज्म वाले। सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, ओके, मे डेवलप इनटू हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा लेटर। हो सकता है कि ये आगे जाके कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो जाए, मतलब मैलिग्नेंसी भी देखने को मिल सकती है इस कंडीशन से, ठीक है। तो इसमें हमने जनरल बातें पढ़ी, एटियोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखे और लास्ट में हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़ा,
ठीक है, ये देखो इसमें नोड्यूल्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो कितने बड़े बड़े नोड्यूल्स हैं, तो ये मैक्रोनोड्यूलर है। ये डायग्राम है पोस्ट नेक्रोटिक का, और अगर हम इसमें देखें तो ये लंग पैरेन्काइमा पे हमें ये कुछ स्कार्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और नोड्यूल्स भी बड़े होते हैं। और अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखें तो हेपाटोसाइट्स की जो फाइब्रस सेप्टा होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, है ना। ये देखो, ये जो फाइब्रस सेप्टा हैं ये भी थिक ही हैं। इरेगुलर नोड्यूल्स, देखो ये वाला नोड्यूल का साइज़ कितना बड़ा है और ये कंपैरेटिवली छोटा है, ये वाला नोड्यूल का साइज़ भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो नोड्यूल्स के जो साइज़ होते हैं ये भी चेंज होते हैं। मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल्स हमें देखने को मिलता है, वो भी ज़्यादा अमाउंट में। बाइल डक्ट का भी प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आती है बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन और फाइब्रस ऑब्लिटरेशन देखने को मिलता है इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का, मतलब जो लिवर के अंदर बाइल डक्ट्स प्रेजेंट हैं उनका हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, प्लस फाइब्रस ऑब्लिटरेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ फाइब्रस चेंजेस के कारण उसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो गया है बाइल डक्ट का, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्जर एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स, मतलब जो लिवर के बाहर, एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब लिवर के बाहर जो बाइल डक्ट्स प्रेजेंट होती है उसका हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो लार्जर बाइल डक्ट्स होती है, और वो कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब बाइल डक्ट जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके कारण जो हमें लिवर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, सिरोटिक चेंजेस, उससे हम क्या कहते हैं, बिलियरी सिरोसिस। एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, एटियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन हाँ ये विमेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कारण ये डेवलप होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जैसे कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना, कैल्सिनोसिस, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, इन कंडीशन में ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जो होती हैं हमें बिलियरी सिरोसिस देखने को मिलता है कभी कभी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण देखने को मिल रहा है, तो इसमें IgG एंटीबॉडीज़ और IgM एंटीबॉडीज़ का ब्लड में लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, और क्रायोप्रोटीन्स भी अमाउंट में इंक्रीज़ कर जाते हैं, प्लस जो डैमेज्ड बाइल डक्ट्स होती है उनके अराउंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो अकमलेट हो जाते हैं। लिम्फोसाइट्स आर प्रोमिनेंट इन पोर्टल रीजन्स एंड सराउंड डैमेज बाइल डक्ट्स, ठीक है। पोर्टल रीजन जो होता है, हमने पढ़ा था ना, पोर्टल ट्रायड होता है जिसमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो उसमें जो बाइल डक्ट्स होती हैं उनके सराउंडिंग एरिया में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये अकमलेट हो जाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या चेंजेस देखे, सबसे पहले तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कारण हो रहा है तो ऑटो एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि IgG एंटीबॉडीज़, IgM एंटीबॉडीज़ और क्रायोप्रोटीन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्लस जो बाइल डक्ट्स हैं उनके सराउंडिंग में हमें लिम्फोसाइट्स का अकमलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस जो होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स एंड गॉलस्टोन्स, ओके। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है बिलियरी सिरोसिस का वो है प्यूराइटिस, मतलब बॉडी में, स्किन में इचिंग होने लग जाती है, ठीक है। फटीग हो जाता है पेशेंट, वीकनेस, जॉन्डिस, मेलानोसिस, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि स्टेटोरिया मतलब स्टूल्स में जब हमारे को फैट की प्रेजेंस देखने को मिलती है, बेसिकली फीसेस में फैट अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम स्टेटोरिया कहते हैं। माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, पेशेंट्स में भी एसिम्टोमेटिक ऑल्सो, लेटर स्टेजेस में हेपेटोसेल्यूलर फेलियर और पोर्टल हाइपरटेंशन भी हमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस में हमें क्या देखने को मिलते हैं सिम्टम्स, फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एब्डोमेन रीजन में राइट अपर साइड में हमें पेन होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है बाइलरी सिरोसिस के बारे में। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशंस हम ऑलरेडी जैसे देख चुके हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों होता है, बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का उस रीज़न की वजह से, और एसाइड्स और स्प्लीनोमेगैली, मतलब ये कंडीशंस भी इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि ब्लड और जो फ्लूइड का अकमलेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो चीज़ें ऐसे लगती है बहुत ज़्यादा स्वेलन हो चुकी हैं। प्रोग्रेसिव हेपेटिक फेलियर हो सकता है अगर यही कंडीशन कंटिन्यू हुई तो,
होती रही तो हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा, गॉलस्टोन, स्टेटोरिया, इन्फेक्शन एंड पैनक्रियाटाइटिस। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है सिरोसिस के। तो ये कंप्लीट करता है पूरा सिरोसिस पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अल्कोहलिक में डायग्नोसिस भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट हाँ क्लिनिकल फीचर्स तक इन्वॉल्व होगा इसमें। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाइलरी सिरोसिस का और अल्कोहलिक सिरोसिस का इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इंक्लूड होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। थोड़ी ऊपर नीचे थी बट हाँ ठीक है। और इफ़ यू वांट द पिक्चर्स ऑफ माई नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम caduceus_ख्याति। Thank you so much for watching my video.